नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा सिंह आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हो गई हूँ संस्कृत के पाठ्यक्रम के एक नए शीर्षक के साथ ना। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग आप लोगों को संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस किए थे ना। और आपके यहाँ पढ़ाने से पहले, शुरुआत करने से पूर्व मैं चंद्रा आईएएस परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि पिछली बार हमने क्या किया था, आपके पाठ्यक्रम के बारे में बताया था कि संस्कृत में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, क्या आपके यहाँ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है और आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने विधिवत डिस्कस किया था। अच्छा, जो बच्चे आज नए होंगे, अगर नहीं देखे हुए तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा। अब होता क्या है बच्चा, आज आपके यहाँ हम बताएंगे, आज हमारा शीर्षक है भाषा अधिगम अर्जन तथा भाषा के रूप ना। भाषा अधिगम अर्जन तथा भाषा के रूप, इस पे हम विधिवत डिस्कस करेंगे, विधिवत व्याख्या करेंगे। लेकिन बच्चा याद रखिएगा, चीज़ें आपको पहले मैं आपकी मातृभाषा में बताऊंगी। मातृभाषा मतलब हिंदी में बताऊंगी। अब पता चला मैं आपको संस्कृत टू संस्कृत ही बताती चली गई और आपको उसका मीनिंग ही नहीं आ रहा ना। अब जैसे आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, मैंने आपको बताया कि मैंगो क्या है, मैंगो। अब मैंगो आपको पता ही नहीं कि भैया मैंगो क्या है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आम को मैंगो कहते हैं, तब तो आपका इंटरेस्ट आएगा। और पता चला मैं मैंगो मैंगो कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चीज़ें पहले आप मातृभाषा में अच्छे से समझिए, फिर उसका हम लोग जैसे ही हमारा ये शीर्षक ख़त्म होगा, हम तुरंत उससे संस्कृत में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं ले आऊँगी, ठीक है, और हम आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसमें ये करेंगे बच्चा कि चीज़ें आपको संस्कृत में बताऊँगी, संस्कृत के शब्द उसको कैसे हल किया जाएगा, ये चीज़ें बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा आज बिंदु है भाषा अधिगम अर्जन तथा भाषा के रूप। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको अच्छा लगेगा तभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके व्यू देखकर एक अंदर बहुत अच्छी सी वाइब्स आई। ठीक है। तो आज हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे। अच्छा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। क्या है भाषा, किसे कहते हैं? कि कोई बता सकता है भाषा किसे कहते हैं? हाँ, देखिए भाषा बाबू, अगर कोई भी दो लोग इकट्ठा हुए या कोई भी आपके यहाँ इकट्ठा होते हैं दो लोग, अगर वो कुछ ना बोले मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अब आपके मन में कुछ आएगा, ओहो कैसे बैठे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, अब मुझे आपको देख के आएगा कुछ, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे मन में विचार आएंगे। तो विचारों की जब अभिव्यक्ति करेंगे, अभिव्यक्ति मतलब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी बोल देंगे ये वो कुछ नहीं बताएंगे ना। आपको किसी न किसी भाषा का तो सहारा लेंगे। क्या लेंगे? किसी न किसी भाषा का ही सहारा लेते हैं। तो भाषा बाबू उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं ना। ध्वनि संकेतों मतलब अब जैसे ये बोल रहे हैं तो एक ध्वनि ही तो है, ध्वनि ही तो निकल रही है। और जब इसी को हम लोग लिखते हैं, लिखित रूप में करते हैं, तो ध्वनियों को बदलने के लिए हमें लिपियों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लिपिबद्ध करते हैं, है ना। तो ऐसे में आज हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें है भी, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हाँ बिल्कुल, भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान का साधन है। अगर हम किसी भाषा को नहीं लेंगे ना, किसी भाषा के थ्रू नहीं करेंगे, तो हम विचारों का आदान प्रदान कर ही नहीं पाएंगे ना। और विचारों का आदान प्रदान तभी अच्छा हो सकता है कि जिस भाषा को हम बोल रहे हैं वो भाषा आप अच्छे से समझिए, और आप भी उस भाषा से उस भाषा से मुझे समझाइए। ठीक। दूसरा है भाषा सामाजिक जीवन के सार्थक करने के रूप में है। ठीक। तो भाषा क्या है? सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। सामाजिक जीवन मतलब क्या होता है? हम मिल रहे हैं, हमारा आचार व्यवहार, आखिर हम लोग इसी समाज से जुड़े तो हैं, इसी समाज के प्राणी हैं। तो जाहिर सी बात है अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हम भाषा का तो यूज करेंगे ही ना। अब पता चला आपके घर में शक्कर खत्म हुई है ना, तो ऐसा तो है घर में खत्म हुआ, अगर आप सामाजिक हो तो बगल से जाओगे मांग के लाने। अब मांग के जाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसे खड़े हो जाओगे और सामने वाला समझ जाएगा अच्छा भैया को शक्कर चाहिए ना।
अच्छा भैया नहीं, बिट्टी को भी भाई ना, नहीं पता चला सिर्फ भैया लोग खुश हो जाएं, बिट्टी लोग कहें हमारे बारे में तो बोल ही नहीं रही। तो हम एक सामाजिक लोग हैं, तो जाहिर सी बात है अपने विचारों के लिए जब तक हम व्यक्त नहीं करेंगे कि हमें शक्कर चाहिए, किसी भाषा में भाषा का प्रयोग करके आपके यहाँ प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो सामने वाला कैसा जानेगा कि आप क्या लेने आए हो ना। तो ये क्या है, भाषा एक सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। दूसरा है भाषा ज्ञान प्राप्ति करने के साधन रूप में है। ज्ञान प्राप्ति, अगर किसी भी नॉलेज को इकट्ठा करना है तो जाहिर सी बात है हमें भाषाओं की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लीजिए हम ही आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी खड़े हो जाएंगे मेरे मन में जो चलेगा आप सुन लोगे कि सुन लोगे। चलो मैं खड़ी हो रही हूँ, देखो सोचिए क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है ना। तो हम जाहिर सी बात है समझाने के लिए बाबू भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अगला है लिपि भाषा साहित्य, कला, संस्कृत तथा सभ्यता को विकसित करने के सहायक रूप में ना। भाषा जो होता है बाबू साहित्य, कला, संस्कृत, सभ्यता, इन सबको विकसित करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला है लिपि भाषा को लिखित रूप प्रदान करता है। अभी मैंने कहा ना कि दो इंसान जब मिलते हैं मौखिक रूप से ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, तो ध्वनि का ही तो है कि हम बोल रहे हैं, कहीं उड़ उड़ जाके कहीं पर चिपक जाता है, लिख उठता है, नहीं ना। जब इसको लिखने के लिए हम चाहते हैं, लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लिपियों का सहारा लेते हैं। और भाषा, लिपि मतलब क्या होता है, लिपि मतलब होता है बाबू चिन्ह। लिपि मतलब क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। लिपि मतलब क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। चिन्ह मतलब जिन चिन्हों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं ना। अब जैसे आपके यहाँ संस्कृत आपकी किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में ना, किसमें है, देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में जो मानक भाषा के रूप में का इसको माना गया है कि नहीं इसको। अगर उस समय हम का अगर मानक भाषा मतलब जो एक आपके यहाँ मान कर दिया जाता है कि नहीं यही का होगी ना, ऐसे में पता चला आपको का ये अच्छा लग रहा है ना, किसी को का ये अच्छा लग रहा है, तो हम कैसे समझेंगे, एक तो होना चाहिए ना। तो ऐसे में आपके यहाँ अब इस का को ऐसे प्रयुक्त कर दिया गया, ये चिन्ह दे दिया गया है, तो जब भी हम का बोलेंगे समझ जाएंगे अच्छा का ऐसे लिखना है ना। और जब भी का हम कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे इसको का है ना। तो ये होता है। अगला है भाषा और लिपि के बीच में निश्चित संबंध नहीं होता, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए ये तो है कि एक भाषा, हर भाषा की अपनी एक ही लिपि होती है ना। भाई 50 लिपि का यूज करेंगे, मान लीजिए हम अंग्रेजी में कर दिए ना, रोमन लिपि का यूज कर दिए, ठीक है, गुरमुखी लिपि का यूज कर दिए, अब आपको लिपि के बारे में पता ही ना हो तब आप क्या कर सकते हैं। तो हर भाषा की अपनी एक ही लिपि होती है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि हम उसी भाषा में लिखें। मान लीजिए हम रोमन लिपि हमें पता है, देवनागरी लिपि नहीं आ रही, तो हम वहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब अगर मान लीजिए हमें देवनागरी लिपि आ रही तो हम ऐसे लिखते हैं, राम घर जाता है, ये तो हमारा मानक लिपि है ना। लेकिन अगर हमें मान लीजिए देवनागरी नहीं आ रही है और आप कुछ बोल रहे हैं, तो हमें देवनागरी नहीं आ रही है तो हम लिखेंगे नहीं, हम उसे रोमन में लिख देंगे ना, ऐसे लिख देंगे, राम घर जाता है। अब देखिए अंग्रेजी में दूसरा होता है, लेकिन सिर्फ मैंने लिपियों का चेंज किया है, बाकी जैसे हिंदी में बोला गया वैसे ही मैं लिखी हूँ, बस लिपि क्या कर दी हूँ, चेंज कर दी हूँ। यहाँ पर रा से यहाँ पर आर हो गया है ना। तो ये आपका है कि भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कि जरूरी नहीं कि ये भाषा यही, लेकिन एक आपके यहाँ मानक लिपि दे दिया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ अगर हर लोग अलग अलग लिपियों का प्रयोग करेंगे तो दूसरे को विचारों को ग्रहण करने में दिक्कत हो जाएगी ना, तो एक आपकी लिपि दे दी जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारे यहाँ भाषा के भेद या रूप। भाषा के भेद और रूप, तो भाषा आपके यहाँ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार से। अच्छा सामान्यता सिर्फ 2 ही होती है ना, मानक भाषा के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 होती है, लिखित और मौखिक। लेकिन अगर ऐसे देखें सामान्यता, तो आपके यहाँ भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने 3 रूप होते हैं बाबू, 3 होते हैं। एक होता है लिखित भाषा, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं,
आपको पता होगा लिखित भाषा जहाँ पर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर करते हैं ना, विचारों की अभिव्यक्त किससे करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, लिखित भाषा। अब इसमें क्या होता है, लिपि विज्ञान का बहुत रोल रहता है। किसका रहता है, लिपि विज्ञान का ना। और अगला है बाबू आपका मौखिक भाषा। क्या है, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा होता है जहां पर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर करें। क्या करें, बोलकर करें। तो इसमें ध्वनि विज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्वनि ना। आपके यहाँ लिपि मतलब चिन्ह प्रदान करना, भाई हमें लिखना है तो चिन्ह प्रदान करना है, तो सारा काम किसका है, लिपियों का है। और इसमें क्या है, मौखिक हम बोल रहे हैं, जितना शुद्ध जितना स्पष्ट बोलेंगे सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा। जितनी क्लियर साउंड हम करेंगे ना, जितनी अच्छी ध्वनि निकालेंगे सामने वाले को समझ में आएगा उतना क्या है आपका ये अपसंकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें इशारे में बताई जाएं। क्या बताई जाएं, इशारे में। अब जैसे हमें पूछना है आपको तो ऐसे कर देंगे, मतलब और भाई ना आप अच्छे लगे, बहुत अच्छे। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे यहाँ सांकेतिक, जहाँ पर हम इशारों से काम कर लें। ठीक है। अब बात आती है कभी कभी कि इन तीनों भाषा में सबसे सरल भाषा कौन होती है और सबसे कठिन भाषा, किसी को पता है? हाँ, इसमें बाबू सबसे सरल भाषा आपकी होती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बाबू इसलिए सरल होती है क्योंकि आप अगर नहीं भी पढ़ना जानते हो ना, सामने वाला अगर बोलता है, आप नहीं आप पढ़े हो, आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो ना, फिर भी क्या होती है कि डेली डेली आप उसको सुन रहे हो तो आप उसकी मीनिंग जानते रहते हो। अगर मैं किसी से बोल रही, मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हो, मैंने कहा और बच्चा क्या कर रहे हो, तो बगल वाला भी सुन लिया ना। अगर वही पता चला कि मैं लिख के दूंगी तो शायद अगर आप पढ़े लिखे होगे तभी आप समझोगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, उस भाषा को जानते हो, पढ़े लिखे से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मतलब उस भाषा को अगर आप जानते हो तो, भाषा को आपने सीखा है तो तभी आप जानिएगा। तो सबसे सरल भाषा आपकी बाबू मौखिक होती है और सबसे कठिन भाषा आपकी कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बाबू इसलिए कठिन होती है क्योंकि संकेत वही इंसान समझ सकता है जिसको हम पहले से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए, अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए हम जा रहे हैं ना और रास्ते में सांप दिख गया, कहते यहाँ पर कहाँ से सांप आ जाएगा, अरे आपको बता रही हूँ कि समझिएगा। अब रास्ते में सांप आ गया तो उसको देख के हम कहते नहीं ना, अब यहाँ पर मतलब हटे वो, ठीक है। अब पता चला कि मान लीजिए कभी हम खुश हो गए या आप बहुत अच्छा काम कर दीजिए, कल जैसे मैं क्वेश्चन आपका करवाऊंगी ना, तो अगर आप सारी चीज़ों का जवाब बताओगे तो मैं क्लैपिंग करवाऊंगी या खुद करूंगी ना। तो मान लीजिए आप खुश हो गए तो हम क्या कर रहे हैं ना, क्लैपिंग कर रहे हैं, है ना। और पता चला कि जैसे हमने कह दिया कि अच्छा भाई तुमसे मिलना है, इतने शाम को आ जाना, हम लोग चलेंगे पार्टी करेंगे बढ़िया ना। अब आप कह दो कि अरे यार नहीं आ सकते ना, या नहीं मैम नहीं आ सकते, पापा रहेंगे, पापा अलाउ नहीं करते 7 बजे के बाद, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 5 मिनट आ जाना, ठीक है, बस बाहर आके मेरी बात तो सुन लेना। कह देंगे अच्छा ठीक है, बस हम 3 बार ऐसे करेंगे और आप समझ जाइएगा कि हम बुला रहे हैं। अब पता चला हम आए, ऐसे ऐसे किए, आप तो समझ जाओगे ना कि मैम आ गई हैं, बुला रही हैं, और आपके पापा समझेंगे कि इस ताली का मतलब क्या है ना। तो ये होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिस विशेष के लिए किया जाता है बस वही समझता है। तो सबसे कठिन भाषा आपकी कौन सी हुई, सांकेतिक भाषा ना। और सबसे सरल भाषा आपकी कौन सी हुई, मौखिक भाषा। अब देखिएगा लिखित भाषा भी कह दीजिए क्या है मैम। लिखित भाषा बाबू आपकी सरल भी है कठिन भी है। अगर भाषा का ज्ञान आपको है ना, अगर उस भाषा को आपने सीखा है तब तो आपके लिए सरल है। जैसे हम हिंदी भाषी हैं और हमारा सारा एजुकेशन हिंदी से हुआ है, तो जाहिर सी बात है हिंदी रहेगी तो हम चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर बाप की चीज़ें संस्कृत में है तो जाहिर सी बात है हमने संस्कृत को सीखा द्वितीय भाषा के रूप में ना। प्राथमिक भाषा मेरी हिंदी थी, द्वितीय भाषा के रूप में हमने संस्कृत को सीखा क्योंकि संस्कृत में मुझे इंटरेस्ट था ना। तो अब द्वितीय भाषा संस्कृत सीखे तो हमें संस्कृत अच्छी लग रही है, हम समझ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए यहीं पर कन्नड़ तेलुगु आ जाए, लिखी रहे, तुम समझेंगे? तो कह दीजिए मैम उस तरह तो आपके यहाँ मौखिक भाषा भी कठिन हुई। मौखिक भाषा होती है बाबू भले कठिन हो, सामने वाला बोलता है तो उसके भाव भंगिमा ना, फेस का इंप्रेशन देख कर हम समझ जाते हैं अच्छा शायद ये कह रहा है ना। जैसे कहते हैं यार मुझे भूख लगी है ना,
तो चीज़ें आप समझ जाते हो कि भूख लगी है, पेट पे सहला रही है, इसका मतलब इन्हें भूख लगी है, बोल भी रहे हैं, आप चीज़ों को समझ जाते हो। तो हमारे यहाँ सबसे सरल भाषा कौन सी होती है? मौखिक। और सबसे कठिन भाषा कौन होती है? ये सांकेतिक भाषा, ठीक है। और बाबू आपके यहाँ अगर देखा जाए मानक रूप से तो आपकी सिर्फ 2 भाषा होती है, लिखित और मौखिक। साहित्य के अकॉर्डिंग कितनी भाषा होती है? सिर्फ 2, लिखित और मौखिक। अच्छा, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी है ना। अब लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी क्यों है? मान लीजिए जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, या तो मान लीजिए वीडियो है, रिकॉर्ड हुआ है, तो आप कल भी देख सकते हो, जब मन कहेगा फिर भी देख लेगा। लेकिन मान लीजिए हम आप आमने सामने हैं, अब जो आज हम बोले हैं तो क्या डिक्टो कल वैसे बोल देंगे? नहीं, आप कह दीजिएगा नहीं मैम कल वाला स्टार्ट हो जाइए, मेरे बगल कोई बटन होगा, आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, टन 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 मैम बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा ना बाबू। आपके यहाँ होता है कि कल मैं फिर वही चीज़ें बताऊंगी तो शायद कुछ चीज़ें भूल जाऊंगी या कुछ उसमें नया ऐड कर दूंगी। जबकि जो लिखित भाषा है, जो मैं नई चीज़ें आपको लिखवाऊंगी, आप अपनी नोट्स अगर 10 साल बाद भी उठाते हो तब पर भी वही विचार ग्रहण करोगे ना। तो आपकी लिखित भाषा क्या है बाबू? अस्थाई है, जबकि मौखिक भाषा आपकी क्या है? अस्थाई है। समझ में आ गया ना बेटा? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, अगला है भाषा अर्जन। क्या है? भाषा अर्जन। आपको मैंने सिलेबस के टाइम ही बताया था कि आपके यहाँ एक होता है भाषा अर्जन और अधिगम। अर्जन मतलब आपके यहाँ वहीं पर बताया था, अर्जन मतलब कि जब भाषा बिना दबाव के सीखी जाए। क्या वो? बिना दबाव के। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बिना दबाव के आप चीज़ों को सीखें ना, वहाँ पर क्या होता है? अर्जन। जिसको आप ना चाहते हुए भी सीख लो, क्या हुआ? ना चाहते हुए भी सीख लो, उसे क्या कहते हैं? अर्जन, ठीक है। और आपके यहाँ चलिए देख लेते हैं, यह मनुष्य की जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने में, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा को सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास से ही भाषा अर्जन करते हैं। देखिए ये आपकी क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है, होती कि नहीं? अब ये बताइए, जब आप पैदा हुए थे, अब कह दीजिए हम जब पैदा हुए थे तो हमको क्या पता कि हम कैसे थे, ठीक है? कैसे नहीं, आप याद करिए, नहीं आपके घर में तो बच्चे होंगे। जब ये बताइए बच्चा पैदा होता है तो वो जब 5-6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता था, मम 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 पा पा पा, फिर कुछ दिन बाद आपके टूटे फूटे शब्द बोलता है ना, फिर उसके बाद वो वाक्यों में बोलना शुरू कर दे। तो आप उसको कभी सिखाए थे बैठा के कि नहीं ऐसे बोलो वैसे बोलो ना? बच्चा सुन के तो जानता है। बस आप ये कहते हो बाबू हम मम्मी हैं, बाबू हम भैया हैं, हम दीदी हैं, वो तो यही सुन रहा है ना कि आप दीदी बोल रहे हो, भैया बोल रहे, सुन ही तो रहा है कि आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर नहीं डालते हो ना, और प्रेशर डालोगे तो कितनी चीज़ सिखाओगे। तो आपके यहाँ ये क्या होती है? भाषा अर्जन बाबू प्राकृतिक तरीके से सीखा जाता है। प्राकृतिक तरीका मतलब जो आपके नैसर्गिक गुण होता है, आप ना चाहते हुए भी चीज़ों को स्वाभाविक रूप से जब सीख लेते हो, जहाँ पर मनुष्य का कोई जोर न चले, इंसान अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग सीखता जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्जन। तो ये आपकी जन्मजात क्षमता होती है ना। यहाँ पर आप कभी भी किसी बच्चे के अंदर चीज़ों को नहीं सिखाते। हाँ, ये अलग की बात है कि कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बाद में बोलता है, तो IQ पावर भी कुछ ना मैटर करता है। अगला क्या है आपके यहाँ? इसमें कहते हैं, अब इसमें देखिए ये जो आपके अर्जन है ये कई टाइप के होते हैं, इस पर क्या क्या पड़ेगा इफेक्ट मैं इसको देख लेती हूँ। अगला ये स्वाभाविक प्रक्रिया। स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब वही मैंने कहा ना कि प्राकृतिक तरीके से बिना दबाव के सीखी जाए। अब मान लीजिए आप अभी जा रहे हो ना, समझिएगा मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप अभी जा रहे हो और रास्ते में कोई गड्ढा रहेगा, ठीक, और आपका पैर पड़ा, थोड़े से पैर में मोच आ गया। अब आप वहाँ पर बस यही कहोगे कि अरे यार मोच आ गई ना, आगे बढ़ गए। लेकिन सही में आपने क्या वहाँ पर जानबूझ के सीखा कि गड्ढा आ गया, पैर में मोच आ गया? आप विश्वास रखिए, आप यकीन मानिए कि जब भी उस रोड से रात में भी अगर गुजरेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे यहाँ पर गड्ढा था। आप सीख लिए ना, जो ना चाहते हुए सहज रूप से सीख लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? स्वाभाविक प्रक्रिया। अगला इसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव बाबू, वातावरण का ये होता है कि आप जैसे आसपास का आपका माहौल रहेगा, भाषा पर कहीं ना कहीं उसी का बल पड़ता है ना। अब मान लीजिए आप
किसी क्लास में जाते हो ना, अब वहाँ पर सारे बच्चे क्या है, हिंदी बोल रहे हैं और आप उस समय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो ना। अब आप क्लास में जाइए, अगर आप वहाँ पर एक दो इंग्लिश बोल दोगे, इंग्लिश के वर्ड्स वो यूज कर देते हो तो कहेंगे है, बड़ा स्टाइल मार रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप बोलते नहीं हो, और जब तक आप भाषा का प्रयोग नहीं करोगे भाषा पर आपकी पकड़ ही नहीं होगी। और अगर आपका वातावरण का इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि मान लीजिए आप यूपी के हो, हिंदी भाषी हो, मुश्किल से आपको सिर्फ 2 महीने पंजाब में छोड़ दें, पंजाब में छोड़िए, आप अपने क्लास में हो, अगर और बच्चे हिंदी आपके यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं और आप क्या हो, कोई स्पीकिंग कोर्स नहीं कर रहे हो, उन लोगों को डेली सुन रहे हो, इंग्लिश में बात करते आप देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप उनसे कुछ नए नए वर्ड्स सीखते हो। मान लीजिए स्टार्टिंग में आप गलत बोलते हो, पर धीरे धीरे देखिएगा सिर्फ 1 हफ्ते में आपके अंदर फर्क आ जाता है ना, और पता चला आप कितने भी अच्छे हिंदी बोल रहे हो, आसपास के सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हो, तो एक दिन आपकी पकड़ इंग्लिश में हो जाएगी, हिंदी में कम हो जाती है ना। इसीलिए देखिए, आप बचपन से यहाँ पर हो, पर आपके अगर शादी ब्याह हो गया या आप जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे स्टेट में चले गए, तो देखिए वहाँ की भाषा सीख जाते हो, और आप जब भी यहाँ पर आओगे हिंदी बोलोगे तो शायद उतनी शुद्धता के साथ नहीं बोलते हो ना। तो ये होता है वातावरण की प्रक्रिया। आगे ये सहज प्रक्रिया है, सहज मतलब सरल, भाई बिना दबाव के चीज़ों को सीख रहे हैं तो सहज और सरल तो होगी ही ना। जब प्रेशर रहता नहीं सीखो, नहीं करो नहीं करो, तो हमारे ऊपर एक दबाव रहता है, और जो ना चाहते हुए चीज़ें सीख लेते हैं तो सहज होती हैं। अगला है अचेतन व अवचेतन की प्रक्रिया है ना। मैंने अचेतन अवचेतन मतलब चीज़ों को आप सीख भी लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि हमने सीख भी लिया, वो आपके जाके यहाँ पर ना फिट हो जाता है। और वहीं पे होता है कि जब आप चीज़ों को भूलते हो तो ऐसे करते हो, क्या था, ऐसे टक टक मारते हो, ऐसे करने से नहीं आगे आती है। नहीं सोचिए अच्छा ऐसा ऐसे करेंगे तो जो चीज़ें सीखें आ जाएगी। इसमें क्या होती है कि आपका जो मेमोरी रहता है, आपका मस्तिष्क रहता है, चीज़ों को सेव कर लेता है। जब वो परिस्थिति वैसे अनुकूल पाती है तो आपको याद आ जाता है कि हाँ मैं गड्ढे में इस बार गिरा था तो इस बार मुझे इधर से चले जाना है। समझ में बात ना। तो ये क्या है, आपकी अचेतन प्रक्रिया। अगला आपका है ये एक मिनट, अगला क्या है बाबू कि आपका ये 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है। अर्जन का संबंध क्या होता है, मातृभाषा से ज्यादा होता है। मातृभाषा से इसलिए ज्यादा होती है कि आप मातृभाषा होता है, चीजों को आसानी से बचपन से सुनते रहते हो ना। तो अर्जन का संबंध आपके मातृभाषा से होता है। मातृभाषा हमेशा आप अर्जित किए रहते हो ना। मातृभाषा बिना दबाव के आप सीखते हो, कभी आपको कोई नहीं बैठा के सिखाता है। और यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक का मतलब होता है, पहले तो ये समझ लीजिए औपचारिक कैसे कहते हैं। औपचारिक का मतलब होता है एक निश्चित स्थान आपका फिक्स रहता है ना, सिखाने वाला फिक्स रहता है, सीखने वाला फिक्स रहता है, समय फिक्स रहता है, ठीक है। वहां पर जाकर आप कोई चीज को सीखे, उसे क्या कहते हैं, औपचारिक। जबकि अनौपचारिक किसी के विपरीत है। क्या है, विपरीत है। चीज़ों को आप क्या करते हो, ना उसका समय फिक्स है, ना सिखाने वाला फिक्स है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी से भी कुछ चीज़ सीख सकते हो ना। आप पिक्चर ही देख रहे हो, आप वहाँ से ही कुछ चीज़ सीख सकते हो। आप जा रहे हो, आपको रास्ते में ही कुछ चीज़ मिल गया, ज्ञान की चीज़ें आप सीख सकते हो ना। तो ये आपकी क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। अगला हम देख लेते हैं, यह है हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि वह भाषा को स्वाभाविक और अर्जित रूप से अपने पर्यावरण से। अब इसमें क्या हो, मैंने कहा कि अभी आपको ही समझा रही हूँ ना कि इस पे वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। ये हमारी क्या है, जन्मजात क्षमता होती है और चीज़ों को हम स्वाभाविक रूप से सीखते चले जाते हैं। अगला क्या है, जैसे हम बताते हैं, जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप पैदा होते हो, आप पैदा हुए थे, होते हो नहीं, आप हो चुके हो, ठीक है। जब आप पैदा हुए थे, आपके घर में कोई बच्चा होता है तो वो सुनता रहता कि आसपास के लोग हमारी यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। तो जब उसको सुनते सुनते बच्चा क्या करता है, भाषा को अच्छे तरह से सीख लेता है ना, बिना दबाव के, क्योंकि वो रोज वही चीज़ों को सुन रहा है ना। तो ये हमारा होता है। अगला देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है। क्या होता है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है। तो ये है, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण से
परिवार में रहकर भाषा को सीखता है ना। तो अर्जन मतलब देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया कि मतलब उसको सिखाने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे के आसपास ही रहें, तभी बच्चा सीखेगा ना। तो ये आपका क्या है कि इसका इफेक्ट वातावरण पे पड़ता है। अगर आपके आसपास सभी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, अभी मैंने आपको कहा ना कि आप कितना भी स्पीकिंग कोर्स कर लीजिए, अगर आपके आसपास के लोग हिंदी बोल रहे हैं तो अगर आप भाषा को प्रयोग में नहीं लाओगे तो आपकी पकड़ नहीं हो पाएगी। और आप कोई स्पीकिंग कोर्स मत करिएगा, बस आपके आसपास के लोग आप ना इंग्लिश बोलने वाले रहेंगे, आप सुनते सुनते चीज़ों को सीख लेते हो। फिर क्या है, परिवार में रहकर भाषा सीखते हो। तो जो आपके परिवार, अब जैसे आप हिंदी भाषी हो ना, आपके परिवार में सभी लोग हिंदी ही बोल रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो हम नहीं सीख पाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम अच्छे से सीख लेते हैं। अगला क्या है, वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। अनुकरण मतलब क्या होता है, कॉपी करना, नकल करना ना। हम दूसरे की भाषाओं को गौर से सुनते हैं और सुनते सुनते चीज़ों को क्या करते हैं, नकल कर करके, अनुकरण कर करके सीख लेते हैं। ठीक है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। या क्या है, मैंने कहा भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, किसी भी औपचारिक सिखाने वाली की जरूरत नहीं पड़ती है, ना सीखने का स्थान की जरूरत पड़ती है। हम चीज़ों को आराम से सीखते चले जाते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज स्वाभाविक होती है। अभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई है ना, चीज़ें आपको सहज होती है, बिना दबाव के चीज़ें सीखते हैं तो जाहिर सी बात है सरल लगेंगी। अगला क्या है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। अब ये बताइए, आपके घर में जब बच्चा रहता है तो कभी आपने उसके व्याकरण पे जोर दिया था? नहीं देते हो ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके यहाँ पाठ्यक्रम में भी बताया था कि आपके यहाँ बच्चा अगर छोटा से कहता मम्मी मुझे निन्नी आ रही है, क्या बोलता है, निन्नी आ रही है, तो कभी आप कहते नहीं बाबू ये बोलो नींद आ रही है, आप भी कहते अरे मेरा बच्चा निन्नी आ रही है क्या ना। तो इसमें व्याकरण का कभी भी जोर नहीं दिया जाता। समझ में आ गया बच्चा ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भाषा अधिगम। क्या है, भाषा अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना। क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना। जबकि बाबू आपका अर्जन जो होता है इसे अधिग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिग्रहण। इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, अधिग्रहण। ठीक है, अधिग्रहण मतलब जो चीज़ें आपके पास खुद चल के चली आए, ठीक है, उसे अधिग्रहण बोलते हैं। अगला क्या है आपका, अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब क्या हुआ, सीखना। देखिएगा ये शब्द से बना अधि तथा गम। अधि का अर्थ है भली प्रकार, अधि का मतलब क्या हुआ, भली प्रकार, तथा गम का अर्थ है जानना। गम का अर्थ क्या है, जानना। गम का मतलब आप देखिए, आप कह दीजिए मैम गम धातु मतलब जाना होता है, तो आप भाषा में कहीं जाओगे तो है नहीं, भाषा में तो आप नई चीज़ों को सीखोगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, भाषा को जानना अर्थात किसी बात या विषय को भली प्रकार से जानकारी प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है ना। अधिगम का मतलब अभी बाबू इतना समझिएगा, अर्जम और अधिगम में फर्क। अधिगम, अर्जन मतलब होता है जहाँ आप बिना दबाव से प्राकृतिक तरीके से भाषा को सीखते हो, उसे क्या बोलते हैं, अर्जन। और जहाँ पर आप चीज़ों को जानबूझ के सीखते हो, नहीं मुझे संस्कृत सीखनी है, अब जब सीखनी है तो जाहिर सी बात है एक टीचर को ढूंढोगे ना कि मुझे सिखाए। फिर टीचर भी एक समय फिक्स करता है कि इतने इतने टाइम से तुमको सिखाऊंगा, जबकि अर्जन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे देखिएगा, अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है ना। अनुभव और प्रशिक्षण, आप क्या प्रशिक्षण मतलब, अब जैसे आपको सीखना है तो हम ही तो आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे ना, कि नहीं इसका ये ग्रामर होता है, इसका ये प्रयोग करते हैं, उसको दैनिक जीवन में आपको प्रयोग कराएंगे। जब आप करते हो कभी कभी होता है आप गलत वर्ड से यूज कर देते हो ना, जैसे हमें खाना वाना नहीं खाना, तो आपका शिक्षक सिखाएगा नहीं वाना आपका ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है, आप कहे वाक्य पे इस पर जोर डाल रहे हो तो वाना हटाइए। तो आप वहाँ पर अनुभव करते हैं, हाँ यार
वाना कौन सा चीज है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये होता है। अगला क्या है, अधिगम की प्रक्रिया अनौपचारिक तथा औपचारिक परिवेश में घटित होती है। अधिगम की प्रक्रिया बाबू देखिए आपके यहाँ हमेशा ये बताया जाता है कि औपचारिक प्रक्रिया है भी औपचारिक प्रक्रिया, लेकिन कभी कभी होता है कि अनौपचारिक जगह पर हम चीज़ों को जानबूझ के सीखते हैं ना। अब जैसे आपके यहाँ आप जा रहे हो, रास्ते में कोई सो रहा है, कोई करतब दिखा रहा है, अब हमें तो पहले से पता नहीं था ना कि यहाँ पर ऐसे होने वाला है, पर वहाँ देखे, अब वहाँ पर कोई चीज़ देख रहे हैं, देख के हमें चीज़ें लगता है हाँ सीख लेते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो ये आपकी हो जाती है। अगला है अनौपचारिक अधिगम प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक रूप से गतिशील रहती है। ठीक है, अनौपचारिक अधिगम प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक रूप से गतिशील रहती है, परंतु औपचारिक अधिगम अथवा कक्षा शिक्षण प्रक्रिया पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, योजनाओं और विधिवत शिक्षण द्वारा नियंत्रित होती है। अनौपचारिक प्रक्रिया क्या होती है आपके यहाँ, सहज एवं स्वाभाविक एवं गतिशील होती है। आप जा रहे हो तब पर भी सीख लिए, बैठे हो घर पे तब पर भी सीख लिए ना, आपको सिखाने वाला कोई फिक्स नहीं, आप कहीं से भी कुछ भी सीख लीजिए ना, बस आपका दिमाग भी नहीं जानता कि आप सीख रहे हो। जबकि बाबू आपके यहाँ अधिगम में होता है कि नियंत्रण होता है ना, कि नहीं कल मैं इतना आपको दे रही हूँ, इतना करके आइएगा, इसके ये नियम हैं, इसके ये रूल हैं, आपको ऐसे फॉलो करना है। तो आप एक निर्धारित, अब जैसे मेरा उद्देश्य है, अगर ये बताइए संस्कृत आपके सीटेट में ना होता ना, तो हमें नहीं लगता कि कोई संस्कृत आएगा सीखे, नहीं सीखोगे ना। जब आपको जरूरत है, आपका इंटरेस्ट होगा, वो अलग की बात है बाबू, आपकी बात यहाँ कर रही हूँ तो नहीं आओगे सीखने ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उद्देश्य इसलिए निर्धारित हुए हैं क्योंकि आपके यहाँ पेपर दे दिया गया है कि आपका एक पेपर संस्कृत का भी है, तो आप ना एक उद्देश्य से मेरे पास आए हो, सीख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो ना। और अगला क्या है, योजनाओं तथा विधिवत शिक्षण द्वारा नियंत्रित होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ ना, एक योजना ही तो बनाई थी कि आपको पहले पाठ्यक्रम बताया, फिर आपका एक एक शीर्षक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अगला है आपका, इसी में देखिएगा, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, प्रयास ना। अगर हम आपको सिखा रहे हैं, क्या है, अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करेंगे ही ना, बिना प्रयास के तो सीखेंगे नहीं। देखिए आप एक टाइम से आके वीडियो को सुन रहे हो, सीख रहे हो ना, और चेतन रूप से सीखी जाती है तथा नियम से सीखने होते हैं। किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, अथवा भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है ना। अब देखिए जब आप चीज़ों को सीखते हो तो चेतन रूप से आप यहाँ पर मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मन लगा के, दिमाग में खोल के आप सुनते हो कि अच्छा मैम ये बोल रही हैं, अच्छा ये पॉइंट है, ये नोट कर लेता हूँ। जबकि अचेतन प्रक्रिया में आप सुनते हो, आपको पता भी नहीं होता, आप आगे बढ़ जाते हो, जब जरूरत पड़ती है तो हाँ यार मैम ने ऐसा वर्ड यूज तो किया था, हम भी करते हैं, देखते हैं ना, तो ये हो जाती है। दूसरा है, इसमें क्या होता है, इसमें नियम से सीखते हैं। अगर वे किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके व्याकरण को सीखना। व्याकरण मतलब क्या, नियम। व्याकरण मतलब क्या, नियम। अगर आप किसी भाषा को नियम से नहीं सीखेंगे, अब बताइए आप भाषा सीखने आए हो ना, अब पहले पता चले कि आपको मैं वर्ण ना पढ़ा के समास पढ़ाना शुरू कर दूं बच्चा, तो नहीं आएगा ना। पहले आपको वर्ण पढ़ाएंगे, फिर वर्णों के मेल से शब्द सिखाएंगे ना, फिर शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बताएंगे, वाक्य में भी पहले सरल वाक्य पढ़ाएंगे ना, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें करते करते आपको आगे बढ़ाते हैं ना। अब उस वाक्य को पढ़ा रहे हैं, शब्द को पढ़ा रहे हैं, तो शब्द के भेद पढ़ाएंगे, पद पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। आगे इसमें क्या होता है, इसमें किताबें पढ़नी होती हैं। किताबें मतलब आपकी क्या होती है, एक प्रकार से देखा जाए किताब आपकी क्या होती है, सहायक सामग्री के रूप में होती है ना। पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाता उसे ही क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक ना। तो उसमें आपकी चीज़ें एक जगह रहती हैं। अगला एक कौशल सीखने होते हैं। अब भाषा के कौशल भी तो सीखने पड़ेंगे कि देखिए आपको बताया था कि कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता है ना, तो आपके यहाँ सार्थक सुनना, सार्थक बोलना, सार्थक पढ़ना और सार्थक लिखना, उन कौशल के अंतर्गत ये सब सिखाए जाते हैं। अगला शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। भाई से अगर भाषा आपको नहीं आ रही है तभी तो आप सीखना चाहते हो, और सीखना चाहोगे तो जाहिर सी बात एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप खुद से सीखोगे तो बाबू आप पहले ही ना सीख लिए होते ना। आगे देखिएगा, अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया, मैंने कहा जहाँ पर समय, स्थान, सिखाने वाला, सीखने वाला फिक्स रहता है, तय रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, औपचारिक। अगला है
अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। दूसरी भाषा मतलब मैंने कहा प्रथम भाषा, मातृभाषा हमेशा अर्जित भाषा होती है, उसे आप बिना दबाव के सीखते हो। अब आपकी बताइए मातृभाषा से काम चल जाएगा? नहीं चलता ना। जब आपको दूसरी भाषा की नीड होती है तो आप किसी से जाते हो सीखने, तो इसका मतलब क्या है? सेकंड लैंग्वेज से। अच्छा, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है, इसे लक्ष्य भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा कहते हैं। लक्ष्य मतलब कि हमें जरूरत पड़े, अब हमारा लक्ष्य है संस्कृत सीखना, तो इसे क्या कहते हैं? सेकंड लैंग्वेज को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? लक्ष्य भाषा। भाषा अधिगम को क्या बोलते हैं? लक्ष्य भाषा। अगला है ये चेतन प्रक्रिया है, तो प्रयास पूर्ण रहना पड़ता है। चेतन प्रक्रिया है मतलब यहाँ पर अपना दिमाग ना एकदम व्यवस्थित करके खोल के हमें हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सुननी पड़ती हैं। और ये क्या है? प्रयास। आप कोशिश करते हो, अच्छा मैम ने ये बताया वो बताया, अगर नहीं आता तो आप पूछते हो मैम क्या बता रही हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आया ना। जबकि अचेतन में ऐसा होता है, सुने नहीं सुने ना, ये हो जाता है। अगला है औपचारिक माहौल चाहिए। औपचारिक माहौल, औपचारिक के बारे में मैंने बताया कि सिखाने वाला आपका फिक्स होना चाहिए, समय फिक्स होना चाहिए, आपका माहौल वहाँ होने चाहिए, सभी सीखने वाले हों, ठीक है। अगला है स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्बल से सीखी जाती है। पुनर्बल मतलब बाबू, पुनर्बल मतलब होता है प्रोत्साहित करना। अब जैसे आप सीख रहे हो, आपको आज संस्कृत नहीं, आप थोड़ा गलत वर्ड यूज कर दिए ना, आपका राग्या है, आपका दिए रागा ना, अब उसी पे हम डांट ले, ये क्या सुना रहे हो, राग्या बोलना चाहिए, राग्या। आप सीखोगे? नहीं सीखोगे ना। अब वहीं पे हम कह दें कि अरे वाह बाबू आपने कोशिश तो किया, बहुत अच्छा बोल रहे हो ना, तो आपका मन कहेगा। अब सपोज दैट आप यही देख लीजिए, आपके घर में मान लीजिए कोई खाना बनाता है, अब हम बहुत मन से आपके लिए खाना बनाए, आपको दिए और आप खाते कभी क्या बना दी हो मैम, अच्छा दूसरे दिन फिर कोशिश करेंगे, फिर आपको कैसे बनाती है, उससे अच्छा मत बनाओ। तिबारा जब बनाना होगा तो यही रहेगा कि चाहे अच्छा बनाओ चाहे बेकार बनाओ, इस इंसान को बेकार लगना ही है तो इसका मतलब बेकार ही बना दूँ। और जबकि वही में आप खराब भी कर दीजिए, अरे वाह बहुत अच्छा बनाए हो, तो दोबारा और भी बनाने का मन करता ना। इसीलिए कहती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक कर दीजिएगा ना और कमेंट करिएगा, तभी तो हम भी प्रोत्साहित होंगे, पुनर्बलन मुझे मिलेगा, दूसरी वीडियो बनाएंगे। समझ में आई बात ना। तो ये आपका क्या है? पुनर्बल। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। सामाजिक क्रिया, मैंने कहा आप इस समाज के हिस्से हो ना। अब आप मान लीजिए आपकी मम्मी बोल दी कि जाओ बाबू दुकान से सामान लेते आओ, तो वहाँ पर कुछ बोलना तो पड़ेगा, तो आप वहाँ पर गए। पता है जब आप स्पीकिंग कोर्स किए होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या कोई और भाषा ना, तो वहाँ पर आप पढ़ते हो उसमें बुक में, अच्छा दुकान पे जाना है तो ये बोलना है, अगर कोई मेरे लिए कुछ करता है तो उसको थैंक यू बोलना है, अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ मुझे थैंक यू बोलता है तो उसके बाद मुझे रिटर्न में ये शब्द बोलने हैं ना। तो सामाजिक प्रक्रिया है। आप जब के आप समाज के अंतर्गत आओगे नहीं तो भाषा की यूज ही नहीं पड़ेगा, और जब पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप उसको सीखोगे। अगला है व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाता है। अब देखिए दूसरी भाषा, अर्जित भाषा क्या होता है? आप सुन सुन के सीख लेते हो, जबकि जब दूसरी भाषा सीखने जाते हो तो विधवा से तो उसके लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है ना। व्याकरण जब आप सीखोगे तो व्याकरण में तो जानोगे, अच्छा इसे स्वर बोलते हैं आ ई उ, और उसके पहले हम क्या जाने कि स्वर क्या है ना, तो इसी को जानेंगे, इसको स्वर बोलते हैं, इसकी ये मात्राएं होती है, हिंदी में इसके ये वर्ण होते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है भाषा अधिगम की विशेषता। अब इसमें देखिएगा, भाषा अधिगम शिक्षण का लक्ष्य भाषागत व्यवहार की कुशलता उत्पन्न करता है, ठीक है। भाषा अधिगम जो बाबू होता है, या शिक्षा का जो लक्षण होता है, शिक्षण का मतलब टीचिंग का एक लक्ष्य होता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके व्यवहार कुशलता में परिवर्तन। आप देखिए जब आप सीखने आओगे, आप खुद ही देखिएगा, आज संस्कृत पढ़ रहे हो, चीज़ों को सुन रहे हो ना, और कल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखना आप खटाखट कैसे बताओगे, क्योंकि आप अच्छे से आज सीख रहे हो। तो कल आपके व्यवहार में, व्यवहार मतलब ये मत कह दीजिएगा स्वभाव, व्यवहार मतलब होता है कि डेली जैसे बोल रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें ऐड करो और अच्छे से परिमार्जित रूप में ऐड करिए, ठीक है। अगला है, इसके द्वारा शिक्षार्थी में वास्तविक स्थितियों में भाषा विकास करने की कुशलता होती है। अब देखिए जब तक आपको नहीं पता रहेगा, अब आपको हम संस्कृत में मनोविकास ना वर्ड नहीं बताएंगे, शब्द नहीं बताएंगे। अब वहाँ पर है आपके यहाँ मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है और वहाँ पर ओह बोलना है, क्या बोलना है, ओह, और आप वहाँ पर यूज कर दिए आहा आप बीमार हो,
अच्छा लगेगा। जब कहता ओह आप बीमार हो ना, तो भाषा के अंतर्गत ही इन सब चीज़ों को आपको सिखाया जाता है कि कौन सा शब्द कैसे प्रयोग करना है, आपके फेस का इंप्रेशन क्या होना है, यह अधिगम के अंतर्गत ही सिखाया जाता है ना। आगे क्या है, भाषागत आदतों का निर्माण होना ना, आप अधिगम के ही अंतर्गत भाषागत, अब पता चलता है जैसे हमने कहा ह्रस्व स्वर, आप उसको नहीं बोल पाते हो, आप बोले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, तो आपको वहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं कि बाबू इसको बोलना है ह्रस्व, क्या बोलना है ह्रस्व। अगला है भाषा और संस्कृति में गहन संबंध होता है। क्या होता है भाषा और संस्कृति, संस्कृति मतलब आपके यहाँ जो एक परंपरा चली आ रही है, तो उसमें यहाँ पर संस्कृत भाषा मत लीजिएगा, संस्कृति मतलब एक परंपरा जो आपकी चली आ रही है, उसमें आपका क्या होता है गहन संबंध होता है। अगर भाषा नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृतियाँ, हमारी परंपराएं टूट जाएंगी, उसी का हम एक दो पीढ़ी से भाषा के द्वारा ही ट्रांसफ़र करते हैं ना। अगला क्या है, रॉबर्ट लेडो के अनुसार भाषा मातृभाषा के अधिगम में भाषाई संस्कृति को सहज एवं स्वाभाविक रूप से आत्मसात कराता है ना। मातृभाषा क्या कराती है, अब देखिएगा आप जब देखिए आपके यहाँ बच्चा होगा अगर स्कूल में जाता है सीखने, तो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो डायरेक्ट इंग्लिश ही बोलना टीचर शुरू कर देती है, नहीं ना, पहले आपकी मातृभाषा का सहारा लेती है, कुछ दिन तो आपसे हिंदी में ही बात करेगी ना, जब आपका हिंदी से तो हिंदी से एक दो वर्ड इंग्लिश में बोलेगी, फिर उनसे आपका तालमेल करवाती है, जब तालमेल हो जाता है तो धीरे धीरे वर्ड्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं, शब्दकोश में वृद्धि करते जाते हैं, फिर वाक्य की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये होता है। अगला है आपके यहाँ भाषा अधिगम की विशेषताएं ना, अभी सारी चीज़ें वही हैं, देख लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक मतलब इसमें सिखाने वाला फिक्स रहता है, सीखने वाले फिक्स रहते हैं, स्कूल फिक्स है आपका जहाँ पर सीखते हो। विद्यालय इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्या है विद्यालय अगर देख लिया जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण है ना। अगला क्या है आपके यहाँ भाषा अधिगम नियम और व्याकरण प्रयोग। भाई एक नियम होता है ना कि पहले हम आपको वर्णमाला सिखा देंगे ना, वर्ण विचार पढ़ा देंगे, पहले स्वर पढ़ाएंगे तभी व्यंजन पढ़ाएंगे, क्योंकि व्यंजन में स्वर की जरूरत पड़ी है। अब पहले हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं उसमें कह दें कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है, अब आपको पता है स्वर ही क्या है, तो एक नियम होता है ना, नियम से करना है, और इसमें व्याकरण का यूज करना पड़ता है। अगला है इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाने जाते हैं, मतलब आपकी प्रथम भाषा हमेशा अर्जित भाषा होती है, आपकी मातृभाषा क्या होती है हमेशा अर्जित भाषा के अंतर्गत आती है, जिसे फर्स्ट लैंग्वेज ना, और मतलब प्रथम भाषा कहते हैं। और जबकि दूसरी भाषा जब आपकी नीड पड़ी, उसकी ज़रूरत पड़ी, तब आप दूसरी भाषा सीखने जाते हो तो उसे क्या बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज। भाषा अधिगम विद्यालय में ही प्रारंभ होता है। आप जब विद्यालय जाते हो, अच्छा कभी कभी आता है कि विद्यालय परिसर में जब एक बच्चा आता है तो एक भाषिक होता है एक बहुभाषिक, कोई बताएगा? बच्चा आपका बहुभाषिक होता है क्योंकि आस पास पड़ोस से कई चीज़ें कई शब्दों का यूज करता है। जब विद्यालय आता है तो व्याकरण और नियम के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा में बाबू ये चीज़ प्रयोग करना है ना, जबकि आप उसको तभी तक दूसरी भाषा में प्रयोग कर देते थे, दूसरी भाषा का शब्द ला देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भाषा अधिगम की विशेषता, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग, अच्छा वही है चीज़ें। आगे क्या है, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, मैंने आपको चीज़ें बताई, सीखना आपको है तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा। अगला है भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है ना। जब आप सीखने जाते हो तो जाहिर सी बात है शिक्षक की सबसे बड़ी ये अनिवार्य तत्व होता है आपके यहाँ, सामग्री में अनिवार्य सामग्री होता है। विद्यालय आपका हुआ, विद्यालय आपका एक निश्चित समय होता है, निश्चित आपका वो होता है, आप चीज़ों को आते सीखते, एक पाठ्यक्रम रहता है, जैसे सीटेट है आपको सीटेट करना है। अब हम कहते हैं संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत तो बाबू बहुत बड़ा है ना, आप क्या क्या पढ़ लोगे, एक पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाता है ना कि ये बिंदु आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसके लिए पाठ्य पुस्तकें रहती हैं। पाठ्य पुस्तकें मतलब एक ही जगह पर अधिक से अधिक सूचनाएं आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं पाठ्य पुस्तकें। और शिक्षण पद्धतियाँ मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसी तरीकों का यूज कर रहे हैं ना, किसी विधि का यूज कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं शिक्षक पद्धतियाँ। आगे आपका क्या है भाषा अधिगम के बोधगम निवेश। ये क्या है बोधगम निवेश का अर्थ है बच्चे को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो।
ना। मतलब बाबू अगर आप भाषा सीखने आते हो, मान लीजिए आप पहले भी संस्कृत कहीं पर सुने रहते हो तो शायद उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते हो। जब यहाँ पर चीज़ों को आपको बार बार उच्चारित कराएंगे, बुलवाएंगे कि नहीं बाबू इसको ऐसे बोलना है ना, या ऐसे लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है अभी तक जो आप चीज़ें जानते थे जब उसको सीख लिए तो एक सीढ़ी ऊपर ही जाओगे ना, जाओगे कि नहीं। तो ये होता है कि एक स्तर आपको ऊपर उठा दिया जाता है। अगला है आपका भाषा के प्रकार। क्या है? भाषा के प्रकार या भाषा के रूप। भाषा किस किस रूप में प्रयोग की जाती है? तो पहली है आपकी मूल भाषा। क्या है? मूल भाषा। मूल भाषा किसे कहते हैं बताओ भाई। अच्छा ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा सांकेतिक भाषा भी समझा के भी तो गए थे, और भाषा के प्रकार होते हैं, ठीक है, भाषा के रूप होते हैं। ये देखिए रूप और प्रकार मतलब यही चीज़ें आपके लिखित मौखिक सांकेतिक में हुआ, और ये होता है भाषा के रूप, आपके भाषा के प्रकार मतलब किस किस भाषा को क्या क्या आप नाम दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हो। तो पहला है आपका मूल भाषा। मूल भाषा मतलब होता है जड़। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। कि भाषा कहाँ से पैदा हुई। ऐसे थोड़ी अचानक भाषा टपक पड़ी कि भैया हम संस्कृत भाषा हैं और हमको आत्मसात कर लो, आज से हम ही को बोलो, ऐसा तो कुछ है नहीं। कहीं से तो वही भाषा पैदा हुई होगी। अच्छा भाषा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं पर आपके पाठ्यक्रम में वो नहीं बताऊंगी। जैसे धोबी कपड़ा धुलता है ना, तो ऐसे कहता है छा, सांस लेता है तो साए साए उसका आवाज़ ले लिया गया। ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं उसके। तो ये संपूर्ण विश्व एक परिवार का विस्तार है, ठीक है। संपूर्ण विश्व मतलब एक ही परिवार का विस्तार था। स्टार्टिंग में एक ही परिवार, जैसे धोबी कपड़े धुल रहा है तो ये आवाज आई ना, घोड़ा जा रहा है टक टक, वहां से कुछ शब्द ले लिए, तो एक ही परिवार था। सर्वप्रथम उस परिवार की एक ही भाषा थी। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वह परिवार अनेक शाखाओं में संवर्धित होता चला गया और अपनी मूल परिवार की भाषा के साथ ले गया, किंतु स्थान तथा काल के भेद के कारण उसी मूल भाषा में अनेक परिवर्तन आ गया ना। अब मान लीजिए आपके ही परिवार में ना आपके पापा 4-5 भाई हैं, अब जॉब के सिलसिले में या किसी कारण में सबको इधर उधर होना पड़ा ना, तो आप पता चला मूल तो ले गए ना भाई, आप यूपी के पैदा हो, आप हिंदी भाषा हो, कहीं भी आप जाओ, चाहे आप कलकत्ता चले जाओ, चाहे आप कर्नाटक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हिंदी से आयती रहेंगी ना, आपका मूल तो हिंदी रहेगा। तो अगर आप कन्नड़ बोल भी रहे हो तो हिंदी और कहीं ना कहीं मिक्स करके बोलते हो। तो यहाँ पर होता है कि आपके भाषा मूल ही है, अब उसे आप कई जगह पे आपके बच्चे इधर उधर हो गए तो कई जगह यूज करने लगे। सेम ही कंडीशन यहाँ भी हुआ था। इसमें क्या होता है कि भाषा जब आपके बाबू थे 4 प्रकार से विभक्त हुए। पहले एक ही परिवार था, समझ लीजिएगा एक पिता के 4 पुत्र थे, अब वो 4 जगह चले गए तो 4 जगह उनका प्रयोग थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ेगा ही ना आपके यहाँ। भौगोलिक परिस्थितियों मतलब जैसे आपका एटमॉस्फेयर है उसका भी तो असर पड़ेगा ना। अब आप भले हिंदी भाषी हो पर कलकत्ता चले जाइए तो कुछ तो वहाँ की भाषा का असर पड़ेगा। तो ये आपका है, इसमें देखिए 4 ये है बाबू। एक आपका है प्रशांत महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक ये हमारा भाग था, एक है अमेरिका महाद्वीप, एक अफ्रीका महाद्वीप, एक है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप। अच्छा देखिएगा यहाँ पर हम ना महाद्वीप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम भाषा के मूल भाषा के बारे में बता रहे हैं कि एक परिवार थे, यही 4 जगह ये विभक्त हो गए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है बाबू, आपके यहाँ 4 चीजें आई। ये भाषाएं जो परिवार आपके यहाँ है, देखिए इनमें से चतुर्थ के अंतर्गत आने वाले परिवारों में से भारत में बोले जाने वाले भाषाओं के आधार 4 भाषा परिवार आते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो ये चतुर्थ है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप, हम भारतीय एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं ना, यूरोप नहीं एशिया महाद्वीप के ना। अब इसमें मतलब ये दोनों शामिल कर दिया गया, लेकिन हम लोग स्पेशली एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपकी ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें आपका क्या है, पहला आपका क्या है, हिंद आर्य भाषा परिवार और भारोपीय भाषा, ठीक है। इसी का आपका 2 नाम है, एक क्या है हिंद आर्य भाषा परिवार और दूसरा है भारोपीय भाषा। जो हमारी बाबू संस्कृत है, हिंदी है, ये इसी परिवार के अंतर्गत पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके यहाँ पूछ लेता है संस्कृत किस परिवार से बोली जाती है, किस भाषा से बिलोंग करती है, तो आपके यहाँ भारोपीय परिवार, किससे, भारोपीय परिवार से ये चीज़ें आपके यहाँ आती हैं, ठीक है। और अगला है आपके यहाँ ऑस्ट्रो एशियन भाषा, तो इसमें अनेक भाषा जैसे आपके यहाँ खासी ना, मुंडा, ये सब चीज़ें। अगला है द्रविड़ भाषा परिवार, इस परिवार की भाषा जैसे तमिल, कन्नड़,
सिंहल आदि। अगला है चीनी तिब्बत भाषा परिवार। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं जैसे चीनी तिब्बती ना। अब चीनी तिब्बती कह दीजिए मैम, हिंदुस्तान में चीनी तिब्बती की क्या जरूरत है? अरे भाई, जो उसके आसपास का इलाका है जुड़ा है वहाँ तो चीनी तिब्बती ही बोली जाती है ना। तो हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है? हमारी संस्कृत किस में बोली जाती है? हिंद आर्य भाषा परिवार, या इसी को भारोपीय परिवार के यहाँ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये भी जानते रहिएगा, जो आपकी संस्कृत भाषा है, क्या है? संस्कृत भाषा है बाबू, ये आपकी संयोगात्मक भाषा है। इसमें भी अब कई सारे बंटवारे हुए हैं ना, पर उसकी जरूरत नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। बस इतने जानते रहिएगा, जो आपकी संस्कृत है, क्या है? संस्कृत है, ये संयोगात्मक भाषा है। क्या है? संयोगात्मक भाषा है। जबकि हिंदी बाबू आपकी वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी किसके अंतर्गत आती है? वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत। जबकि संस्कृत आपकी किस में आती है? संयोगात्मक भाषा। ये भाषा आप याद करिएगा। अच्छा, ये जो सारी आपके नोट्स है ना, ये आपको पीडीएफ आपके लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं कह दीजिएगा अरे मैम तो 1 मिनट स्क्रीनशॉट का भी टाइम नहीं दे रही है, सोचोगे हमें पता है, ठीक है, भले अभी ना बोलो। तो वहाँ पर आपके यहाँ लिंक इसका रहेगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी, आप चीज़ों को ले लीजिएगा। आइंदा से जब दोबारा मेरी क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी, आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है। अगला है हमारे यहाँ मूल भाषा पढ़ लिए, अब अगली है मातृभाषा। और हमें नहीं लगता कि मातृभाषा में हमें और चीज़ बताना होगा ना। मातृभाषा मतलब ऐसी भाषा जब पैदा होते हैं, जिसको आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, सुनते सुनते सीख लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। देखिए, मातृभाषा वह है जो माता की गोद में रहकर सीखी जाए। माता की गोद का मतलब ये नहीं कि मम्मी के गोद में हो गया, मम्मी जो बोलेंगे बस वही बोलेंगे, बाकी पापा दादा दादी जो बोलेंगे हम नहीं सीखेंगे। मातृभाषा का मतलब है मम्मी के गोद में से मम्मी की भाषा सुनते हो, पापा भी बोल रहे हैं मेरा बच्चा ना, दादा भी बोल रहे हैं मेरे पोते को, मेरी पोती को लाओ ना, दादी भी बोल रही है मेरी गुड़िया चलो खाना खिला दो ना। तो ऐसे थोड़ी है किसी मम्मी ही बोल रही मम्मी के गोद में, नहीं आप सोचेगा बस हमारी मम्मी जो बोलेंगे वही सीखेंगे। अब आप देखिएगा, आपकी भले मम्मी, मान लीजिए आपके पापा मम्मी की शादी होती है, आपके पापा हिंदी भाषी हैं ना और मम्मी आपकी कन्नड़ बोलती हैं, लेकिन बाबू अगर आपके आसपास मतलब दादा दादी बुआ सभी लोग अगर आपके यहाँ संस्कृत बोल रही हैं, तो आप भी संस्कृत बोलना सीख जाओगे। जबकि आपकी मम्मी के गोदी से ले लें तो मम्मी तुम्हारी कन्नड़ बोल रही हैं। तो भाषा का मतलब आपके परिवार के सदस्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही आपकी क्या होती है? मातृभाषा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मातृभाषा है जो माता की गोद में रहकर सीखी जाती है, अर्थात बालक जन्म के साथ जिस भाषा को माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा व्यवहारिक रूप से सुनता है। व्यवहारिक मतलब डेली यूज में वो चीज़ों को सुन रहा है और बिना किसी श्रम के अनायास, वही अर्जन मैंने बताया ना, बिना किसी कोशिश के आप चीज़ों को सीख लेते हो, भाषा को शुद्ध रूप से स्वयं ही सीख लेते हो, क्योंकि भाषा अनुकरण द्वारा ही सीखती है ना। आपका प्रथम भाषा हमेशा अनुकरण द्वारा ही सीखी जाती है ना, जबकि सेकंड लैंग्वेज आप प्रयास करके सीखते हो। अगला क्या है आपके यहाँ? जैसे मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा भी हो सकती है आपकी मातृभाषा। अब जैसे मान लीजिए हम ही लोग हिंदी भाषी हैं तो हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, और जबकि प्रादेशिक भाषा हमारे प्रदेश में भी हिंदी घोषित है। और राष्ट्रभाषा, अच्छा देखिए लिखित तौर पे तो हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक लोग हिंदी को बोलते हैं तो राष्ट्रभाषा भी हिंदी हो गई ना। अगर कोई और भाषा होती तो हमारी ये हो जाता है। आगे क्या है? इस प्रकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले बालक की मातृभाषा, देखो मैंने बताया ना, मातृभाषा हमारी हिंदी है, प्रादेशिक भाषा हमारी हिंदी है, और हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर भी प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मतलब लिखित तौर पे नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस देश के लोग अधिक से अधिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। अब हिंदी आपके यहाँ 9 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा संख्या में ही बोला जाता है, इसलिए आपकी राष्ट्रभाषा हो जाती है। अगला आपका क्या है? मातृभाषा। देखिएगा मातृभाषा का देखिए बहुत भाई आपकी ऐसी भाषा जिसे आप बचपन से सुनते 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 सीख रहे हो, आपकी पकड़ होगी ना। तो इसमें दिया है NEP 2020 एवं NCF 2005 के अनुसार यह महत्वपूर्ण भाषा है। महत्वपूर्ण भाषा मतलब जितनी पकड़ आपकी मातृभाषा में होगी
उतनी आपकी सेकंड लैंग्वेज में कभी नहीं हो सकती है। समझ में आई बात? क्योंकि आप चीज़ों को सुनते सुनते आपके शब्द भंडार की वृद्धि रहती है ना, बचपन से सुन रहे हो। अगला है NEP 2020 एवं RTE 2009 के अनुसार क्लास 8 मतलब कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। अब पता चला आपके यहाँ, इसीलिए देखिए इंग्लिश मीडियम भी रहता है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो सहारा आपकी हिंदी लेकर पढ़ाया जाता है। और देखिए मैं भी आपको संस्कृत सिखा रही हूँ, तो हिंदी का ही सहारा ले रही हूँ ना, ले रही हूँ कि नहीं? यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट संस्कृत से सिखा रही हूँ। अब कह दीजिए हम कौन कक्षा 8 में हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम टीचर बनने जा रहे हैं। लेकिन बाबू आपके मातृभाषा में सहारा लेकर जब चीज़ों को समझाती हूँ ना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अभी आपको नहीं लग रहा है, कल जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिएगा आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, आप डायरेक्ट उसका आंसर बताते चले जाओगे। आगे देखिएगा, ये आपका संसाधन रिसोर्स का काम करता है। संसाधन मतलब चीज़ों को सीखने के लिए आप इसका यूज करते हो। आगे क्या है, मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अब कहते नहीं है कि यार जो चीज़ अपने मातृभाषा में, आप देखिएगा कभी आप दुखी होइए ना, कभी बहुत खुश होइए, आप भले दूसरी भाषा का यूज करते हो, आप कहीं भी जाके बस जाइए, पंजाब, गुजरात, लेकिन जब आप खुश होते हो ना, तो आपके मुंह से अचानक हिंदी ही निकलती है ना। आप कहीं भी चले जाइए, किसी विदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब आप खुशी होते हो ना, तो हिंदी के ही वर्ड्स यूज करते हो, ना कि अंग्रेजी में। ठीक है, तो मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से हम सुनते रहते हैं, तो शब्द भंडार पर क्या होती है, हमारी पकड़ होती है। और जाहिर सी बात है, विचारों की अभिव्यक्ति किसी चीज़ों को व्याख्यायित तभी करेंगे जब शब्द भंडार पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ रहती है। आगे क्या है आपके यहाँ, मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। मातृभाषा क्या होता है, आजकल कुछ लोग होते हैं ना, अपनी मातृभाषा का यूज करने में भी शर्माते हैं ना, कि अरे यार हम हिंदी संस्कृत बोल लेंगे तो सब क्या कहेंगे। हिंदी में भी अगर मान लीजिए हम लखनऊ के हैं, हम अवधी बोल रहे हैं, तो अरे यार ये तो अवधी बोल रही हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसको सीमित, अब यहाँ पर देखिए आप बोलना चाह रहे हो, पर सामने वाला कहीं ना कहीं आपको ना डिमोट कर रहा है, तो आप चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो। तो यहाँ पर होता है कि आपको प्रोत्साहित करना, कह रहे वाह आप अवधी से हो क्या, मतलब आप लखनऊ, कानपुर ना, रायबरेली, सुल्तानपुर यहाँ से हो क्या, अब आपको और भी खुशी हुई, अच्छा ना। तो आपकी ये चीज़ें होती हैं। तो मातृभाषा दूसरी भाषा सिखाने में हेल्प करती है। मैंने आपको कहा ना, अभी भी मैं भी आपको दूसरी भाषा ही सिखा रही हूँ, संस्कृत ही सिखा रही हूँ ना। इसमें बाबू आपको देखिए हिंदी का ही सहारा ली हूँ, सारी चीज़ें आज आपको हिंदी में अच्छे से बता रही हूँ। अब कल संस्कृत में प्रैक्टिस इसका बढ़िया करवाऊंगी ना। अगर चीज़ें संस्कृत तो संस्कृत ही बताती तो आपको समझ में आता नहीं आता ना। आगे चलिए देखते हैं, अगला है प्रादेशिक भाषा। ठीक है, अब क्या है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक भाषा, अब मातृभाषा हुआ जो आपके परिवार, आपके मम्मी पापा, परिवार के अन्य सदस्य, आपके आसपास, आपके दोस्त जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा। मूल भाषा जब बताया था कि जहाँ से आपका भाषा उत्पन्न हुई थी, जैसे संस्कृत हमारी भारोपीय परिवार से उत्पन्न हुई थी, उसे मूल भाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा होती है कि जब देखिए आपकी मातृभाषा, हमेशा आप लोग मान लीजिए आप हिंदी ही यूज करते हो, तो मातृभाषा में आपका हिंदी की कई बोलियां ना, 18 बोलियां हैं, तो उसमें भी आप किसी एक बोली का यूज करते हो। जब बोली का दायरा बड़ा होने लगता है, क्या है, प्रदेश या प्रांत स्तर पर यूज किए जाने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक भाषा। अब देखिए मान लीजिए हम ही को ले लीजिए, हम आपके यहाँ सुल्तानपुर से हैं या लखनऊ से हैं कोई लोग, तो अवधी यूज करते हैं, क्या करते हैं, अवधी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप उसी प्रदेश पे करते हो तो वहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ये भी खड़ी हिंदी भी आपकी बोली ही है, लेकिन आपके यहाँ एक आम तौर हिंदी पे सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग करते हैं। जबकि सबसे अच्छी बोली कौन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली कौन सी बोली होती है, ब्रजभाषा। लेकिन एक सामान्य तौर पर हम लोग बात करते हैं तो खड़ी हिंदी का बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1956 में राज्य के पुनर्गठन के आयोग द्वारा गठित भाषा व राज्यों की स्थापना से प्रादेशिक भाषाओं को बहुत विकास हुआ। भाषा व राज्यों मतलब कि जैसे मान लीजिए गुजरात, वहाँ पर गुजराती बोली जा रही है तो उसे के अकॉर्डिंग एक गुजरात आपके यहाँ कर दिया गया। पंजाबी बोली जा रही तो वहाँ पर पंजाब आपके यहाँ बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, संविधान के द्वारा कितनी भाषा स्वीकृत है, 22,
ना, क्या है 22, जिसमें संस्कृत भी आपकी भाषा है। और याद रखिएगा अंग्रेजी को दर्जा नहीं मिला है संविधान में ना, जो आप लोग अंग्रेजी का बहुत समर्थक करते हो, नहीं करना भी चाहिए, देखिए जिसकी नीड है आप करिए, लेकिन आपके 22 भाषाओं में मुझे यहाँ से भी यही बताना है, नहीं कर दीजिए मैम उकसा रही हैं, संस्कृत हम बोले ना, खुद का ही हिंदी संस्कृत में नहीं बात करी, अंग्रेजी के वर्ड यूज कर देती हैं ना। तो इसमें क्या है आपके यहाँ संविधान द्वारा जो आपकी भाषाएं हैं इनका यूज हम जब बड़े स्तर पे करते हैं, थोड़ा सा जो बोली का दायरा होता है सीमित, जब आपके यहाँ परिवार के सदस्य, ठीक है, आस पड़ोस से थोड़ा बाहर निकल के जिस भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं उसे ही प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला आपका है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। अब देखिएगा प्रादेशिक भाषा, ठीक, और आपका क्या है, इसे क्या बोलते हैं, प्रांत भाषा। प्रादेशिक मतलब या प्रांत मतलब राज्य होता है, क्या होता है, राज्य, जबकि बाबू यहाँ पर क्या है, राजभाषा। क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है ना, राज्य नहीं लिखा है। नहीं आप सोचिएगा राज्य भाषा मतलब वही प्रादेशिक भाषा, प्रदेश मतलब राज्य होता है, और यहाँ पर क्या है, राज, जो राज करे, राज मतलब जो शासन करे ना, तो यहाँ पर क्या है, राजभाषा मतलब अब हम हमारे यहाँ देखिए गणतंत्रात्मक आपका हम व्यवस्था है, तो यहाँ पर क्या है, सरकार आपकी है ना, जो हम आप लोग चुनते हैं, तो वहाँ पर क्या है आपके यहाँ जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, सरकारी कामकाज की भाषा, इसी को क्या बोलते हैं, राजभाषा। ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा, जो भाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा में स्वीकृत हो उसी को क्या बोलते हैं, देश की राजभाषा। ठीक है, जो आपके यहाँ संविधान में आपके यहाँ स्वीकृत की गई हो उसे क्या बोलते हैं, राजभाषा। अब इसमें भारत में हिंदी में संविधान की धारा नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर आपका होता है अनुच्छेद। देखो धारा अलग की चीज़ होती है, अनुच्छेद आपकी अलग की चीज़ होती है। क्या होता है, अनुच्छेद, इसे कर लीजिएगा, थोड़ी मेरी गलती है। क्या है, अनुच्छेद। तो यहाँ पर अब देखिएगा मैंने तो क्रॉस मार दिया है, फिर से मैं लिख दे रही हूँ, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद। ठीक है, इसे धारा की जगह पे क्या कर लेना, अनुच्छेद 343। ठीक है, एक। अब याद रखिएगा ये रोमन संख्या जो जैसे संख्या में रखना है वैसे यहाँ पर 1 मत कर दीजिएगा। कभी कभी हमारे यहाँ आता भी है कि अनुच्छेद 343 यहाँ का दे देता है, ये दे, ऐसा नहीं, जैसे है उसी स्थिति में लेना है। 343 एक अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित कर दिया गया, किसको, हिंदी को ना। भारत में हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 एक अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी। संघ मतलब पूरे आपके यहाँ सरकारी कामकाजों में इसका प्रयोग किसका किया जाएगा, हिंदी का किया जाएगा। और लिपि इसकी कौन सी मान्य होगी, देवनागरी। अच्छा, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था, देवनागरी लिपि का विकास बाबू आपके यहाँ ब्राह्मी लिपि से हुआ था। किससे हुआ था, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। समझ में आ गई बात ना। और याद रखिएगा ये 14 सितंबर 1949 को घोषित हुआ था, इसलिए 24 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस आपके यहाँ पूछ लेता है तो हिंदी दिवस आपके यहाँ 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या, 14 सितंबर। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मैंने आपको बताया कि मतलब जिस देश की जनता जिस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करती है, जिस भाषा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। देखिए यहाँ पर है, किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा आपके भारत में लिखित तौर पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। हुआ ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि राष्ट्रभाषा, भाई सबसे ज़्यादा लोग इसी को बोल रहे हैं ना। 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब आपका टोटल 10 हो जाता है, तो हिंदी को घोषित कर दिया जाए। पर हुआ क्या था कि आपके यहाँ तमिलनाडु, जो सबसे पहले आपके यहाँ ये हुआ था, विरोध किया था जब घोषित हो रही थी, तो तमिलनाडु ने आपत्ति जताई कि नहीं हमें हिंदी स्वीकार नहीं है। तो इसलिए वो भाई देखिए हमारा मतलब पहचाने ही हम जाते हैं अनेकता में एकता
जब तक सभी लोग एक नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो वहाँ पर ये हुआ कि जब तक आपके पूरे देश के लोग नहीं मान जाएंगे हिंदी को तब तक नहीं घोषित किया जाएगा। तो अभी भी हमारी ये चीज़ें आगे चल रही हैं, तो लिखित तौर पे नहीं है, लेकिन अब हिंदी को अधिक से अधिक राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा हिंदी प्रयोग की जा रही है, जो 10 राज्यों में आपके यहाँ बोल दिया जाता है, मतलब 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए हिंदी को क्या कर दिया गया है, राष्ट्रभाषा ऐसे मौखिक रूप से कह दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है यह भाषा अन्य किसी भारतीय भाषा की तुलना में अधिक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, कही जाती है। समझ में आई बात। अगला है शास्त्रीय भाषा। क्या है शास्त्रीय? शास्त्रीय का मतलब ये मत समझिएगा कि ऐसी भाषा जो हमने अस्त्र शस्त्र सिखाए, अस्त्र शस्त्र नहीं, यहाँ शास्त्रीय भाषा जिसका हम प्रयोग पहले से करते चले आ रहे हैं। शास्त्रों में जिन भाषाओं का वर्णन, शास्त्र जिसमें लिखे गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शास्त्रीय भाषा। अब ऐसी चीज़ें जो भाषाएं आपकी पुरानी हैं, क्या है, पुरानी है, और शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषाओं को कहते हैं जो लुप्त होने के कगार में है। लुप्त होती क्यों बाबू? कि जो हमें अन्य भाषाओं की तुलना में थोड़ा बोलने में कठिन लगती हैं, तो उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे आप ले लीजिए संस्कृत आपको कठिन लगती है, तभी तो आप हिंदी का सहारा लिए हो कि नहीं। अब जैसे आप हिंदी ही यूज कर रहे हो, तो हिंदी क्या शुद्ध हिंदी बोलते हो? नहीं बोलते ना बाबू। देखिए यहाँ पर कोई ना ये नहीं लेगा कि मैं हमारे ऐसे बोल रही हूँ, वैसे मैं जो बात सही है उसको बता रही हूँ। जैसे आपकी हिंदी में देखिए अंग्रेजी का भी शब्द यूज कर रहे हो, उर्दू का भी शब्द यूज कर रहे हो। अब जैसे ट्रेन है, आप वहाँ पर हिंदी में आप बोलते हो लौ पथगामिनी आ रही है, आप यही तो बोलते हो, ट्रेन आ रही है, यही तो बोलते हो आप। इसलिए बोले कि हिंदी की अपेक्षा दूसरी भाषा में वो शब्द सरल है। तो यही चीज़ तो आपके संस्कृत में हुआ था, वो चीज़ें आपको हिंदी में इजी लगी। आप हिंदी की कोई भी भाषा का विकार तभी होता है, भाषा तभी परिवर्तित होती है, भाषा तभी बिगड़ती है जब अन्य भाषा में उसके शब्द क्या हों, सरल होते हैं। और आप सरलता के चक्कर में आप आगे बढ़ने लगते हो। भाई कोई भी हो तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर है देखिए शास्त्रीय भाषा अर्थात शास्त्रों की भाषा। शास्त्रीय भाषा प्रायः इन तथा जो भाषाओं, उन भाषाओं को कहते हैं, प्रायः ये हटा दीजिएगा, प्रायः उन भाषाओं को कहते हैं, यहाँ पर उन कर लीजिएगा, उन भाषाओं को कहते हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। क्या है? लुप्त होने के कगार पे हैं। इन भाषाओं को आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया ना, ऐसी भाषाएं जो लुप्त होने के कगार पे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा। अब आपके यहाँ सरकार के द्वारा 6 शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है ना, जो लुप्त होने के कगार में है, जिनका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ना। तो जो है चलो उनको देख लेते हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को 2004 से 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब 2004 से लेकर 2014 तक 6 भाषाएं आपके यहाँ शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी। ठीक है, उसमें देख लेते हैं। पहली जो आपके विलुप्त होने के कगार पे वो कौन सी भाषा थी, तमिल ना, इसे 2004 में घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा। ठीक, दूसरी आपकी जो विलुप्त होने के कगार पे है संस्कृत। सोचिए जिसको हम लोग सीख रहे हैं, जो हमारी आर्य भाषा है, जो हमारी देव भाषा है, वो भी हमारे विलुप्त होने के कगार पे है। सोचिए कितने शर्म की बात है ना। शर्म की बात ये नहीं कि कह दीजिए मैम कठिन है तो क्या करें ना, अरे ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कोई यूज करना, क्योंकि हमारी हिंदी भाई वहीं से तो उत्पन्न हुई है ना। हिंदी की जननी ही संस्कृत है, तो हमें ऐसा नहीं भूलना चाहिए। अगला क्या है, तो ये हमारे यहाँ 2005 में। अगला क्या है, कन्नड़। अच्छा, उसमें गलती हम लोगों की भी नहीं, वर्तमान की जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं ना। अब आप संस्कृत बोलना भी चाहो, जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा, सुनने को तैयार ही नहीं है, तो आप कितना बोलोगे ना बाबू। कोई बात नहीं, आगे देख लें। अगला है कन्नड़। क्या है, कन्नड़। ये भी आपके विलुप्त होने के कगार पे, इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। अगला है तेलुगु। ये भी विलुप्त होने के कगार पे है, तो ये भी आपके यहाँ क्या है, 2008 में। ये 2008 में दोनों भाषाएं आपके यहाँ शास्त्रीय भाषा घोषित की गई। अगली है मलयालम। ये भी विलुप्त होने के कगार में, 2013 में। अगला है ओडिया ना, ये भी भाषा आपके यहाँ विलुप्त होने के कगार में है, तो 2014 में ना इसको क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। यही है भाषा के रूप, मतलब भाषा आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप याद रखिएगा, जो आज बच्चे नए हैं, क्या है,
नए हैं, अगर वो पाठ्यक्रम के बारे में नहीं जानते हैं या मेरी पुरानी कक्षा नहीं देंगे, पिछली क्लास को नहीं लेंगे, तो आप जाके यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखिए, आपके लाइक करने से ना आपका कुछ जाता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे एक ऊर्जा मिलती है, एक दूसरा वीडियो बनाने का मन करता है, और बनाते वक्त वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको दिखती भी होगी ना। तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी हमारे यहाँ चंद्रा IAS के परिवार की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, ठीक है। आज के डेट में आपका बजट, क्योंकि शिक्षा देखिए एक व्यापार टाइप सा हो गया है, तो आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको चीज़ें ऑफलाइन भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, ऑनलाइन भी। ऑनलाइन इसलिए कहे कि मान लीजिए जो बच्चा नहीं आ पाता है, जिसका बजट नहीं है, आप चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, ऑनलाइन देख लीजिएगा। और ऑफलाइन भी आप देखिएगा तो यहाँ पर अन्य संस्थानों की तुलना में आपको काफ़ी हेल्प किया जाता है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। बाकी आपका PDF, इस चीज़ों को जो आज मैंने पढ़ा है, सारे PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, और मैं इसमें आपको अगली बार से क्या करूँगी, इस पर आपके यहाँ टेलीग्राम ग्रुप को भी ऐड करवा दूँगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके आप टेलीग्राम से हमारे सारे जो PDF हैं, जितनी देर मैंने इतनी देर आपके सामने ना बाग 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 कर दीजिए। सही बात है मैम, जब से आई थी टाँ 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 ना, कोई करो मारेंगे भी, टाँ टाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, आपको ही सिखा रहे थे। अब आज चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हूँ। अब कल आप लोग विधिवत पढ़ के आइएगा, ठीक है। चंद्रा IAS करके हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पर आप जाइएगा, PDF आप डाउनलोड करिएगा, विधिवत पढ़ के आइएगा। कल हम संस्कृत में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तैयार होके आइएगा, और कल आपका लाइव रहेगा, क्योंकि लाइव रहेगा ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आप कितना सीखे हो। नहीं इसे हम ही बड़बड़ाएंगे पागलों की तरह, और कल देखेंगे कि आप सीखे हो, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ हिंदी से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो हिंदी ही रखूँगी, आपका समझाने का तरीका हिंदी रखूँगी, और प्रैक्टिस आपका संस्कृत रखूँगी। और आपका बाबू समय क्या होगा, 3:15 बजे से 3:15, ठीक है। 3:15 पे आप सभी लोग टाइम से आ जाइएगा लाइव क्लासेस, तो हम आपके यहाँ कल से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये समझ लीजिएगा पूरा नहीं, जितना आज पढ़ाई उतना, तो बस आज रखा जाए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के पिछले वीडियो में जो प्यार मिला था। चलिए फिर आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। या जो बच्चे बोर हो गए होंगे मेरे टाँ से, वो बोला शंकर भगवान की जय। जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, ठीक है। आ जाइएगा टाइम से सब लोग।